हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का लक्ष्य सिविल सर्विसेज गोपालगंज के इस यूट्यूब चैनल पे। मैं शशि स्वागत करता हूं एक बार यूट्यूब चैनल पे पुनः। आज की इस लेक्चर में आपको पता है कि 8 से 9 जो भूगोल इंडियन ज्योग्राफी का क्लास चल रहा है, उसके जो क्लासेस चल रहे हैं उसी के बारे में डिस्कशन है। टॉपिक चल रहा है आपका भारत का भौगोलिक विभाजन, ऊपर लिखा हुआ है फिजियोग्राफी डिवीज़न ऑफ इंडिया। तो ये टॉपिक की बहुत सारी बातें डिस्कशन में आ गई हैं। कल जैसे सैटरडे को हमने क्लास लिया था तो उसमें ये वाला भाग प्रायद्वीपीय पठार, ये वाला डिस्कशन में आज चल रहा था, जिसके बारे में हमने आपको क्लास में बहुत सारी बातें बताई थी। अब इसके रिमेनिंग कुछ पार्ट है उसको हम इस लेक्चर के माध्यम से डिस्कस करेंगे और इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे जाएगा। जैसा कि आपको क्लासरूम में भी हमने बताया था कि टॉपिक अभी काफ़ी दिनों से चल रहा है तो इसको कंप्लीट किया जाए। फिर नेक्स्ट चैप्टर जो इंडियन रिवर सिस्टम है, भारतीय अपवाह तंत्र जो है, ड्रेनेज पैटर्न इंडिया, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो आज ये टॉपिक प्रायद्वीपीय पठार, ये प्रायद्वीपीय भारत का पठार या प्रायद्वीपीय पठार, ये पूरा हम डिस्कस कर लेंगे। इसके बारे में कुछ बातें तो आपने लिख लिए हैं, बाकी पीडीएफ जो है वो पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे जाएगा, वहाँ से लिख लेना है। जो इसमें से बातें हैं जो आप पहले से ऑलरेडी लिख लिए हैं, ठीक है, और उसको नोट डाउन नहीं करेंगे, पीडीएफ में सब है। हम यहाँ पे जो स्पेशली बात करेंगे उसके बारे में आपको अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेना है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इसमें से डिस्कशन हो गई हैं। अभिषेक सर आपको पढ़ा दिए हैं, जैसे अरावली माउंटेन, सतपुड़ा माउंटेन, विंध्यन माउंटेन। तो ये जो हो गया है उसको नहीं लिखेंगे, बाकी जो पठार वगैरह है उसके बारे में लिखेंगे, ठीक है। थोड़ा सा इस चीज़ को हम एक बार पुनः रिकैप करते हैं। जैसे अब कि आप पढ़ रहे हैं फिजियोग्राफी डिवीजन ऑफ इंडिया, भारत का भौगोलिक विभाजन। तो इस भौगोलिक विभाजन में सबसे पहले आपने उत्तर तथा उत्तर पूर्व का पूरा हिमालय आपने पढ़ा है, ट्रांस हिमालय, फिर उसके बाद से ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय, शिवालिक हिमालय, नॉर्थ ईस्ट का हिमालय, फिर उत्तरी मैदान हिमालय। ये आपका जो रीजन देख रहा है ये पूरा हिमालयी रीजन है। यहाँ से बहुत सारी रिवर्स निकलती हैं जो इन क्षेत्रों में प्रवाहित होती हैं। तो ये पूरा रीजन आपको भारत का, उत्तरी भारत का विशाल मैदान के नाम से जाना जाता है। फिर आपने अध्ययन किया होगा इंडियन डेजर्ट के बारे में, भारतीय मरुस्थलीय क्षेत्र, जिसमें स्पेशली आप थार डेजर्ट के बारे में यहाँ पे अध्ययन किए होंगे। उसके बाद से ईस्टर्न घाट, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के बारे में आपने पढ़ लिया है। उसके बाद से द्वीप समूह जो है 6 नंबर, ये आइलैंड जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप, इसके बारे में पढ़ लिया है, ठीक है। तो ये प्रायद्वीपीय पठार जो क्लास में चल रहा था सैटरडे को जहाँ पे हुआ है, उसी का एक्सटेंशन अब यहाँ पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ध्यान से इसको देख लेना है और जो भी नहीं आपने अभी तक लिखा हुआ है वो पीडीएफ से देखकर टेलीग्राम पे जाएगा, उसको लिख कर कल कंप्लीट कर लेना है। कल भारतीय अपवाह तंत्र शुरू होगा और उसके पहले ये कंप्लीट आपका टॉपिक हो जाना चाहिए, ठीक है। तो ये पीडीएफ है, टेलीग्राम पे भी जाएगा, ठीक है। आइए, तो ये वाला टॉपिक का हेडिंग डालकर हमने पेनिनसुलर प्लेटू, मान लीजिए कोई नहीं आया था क्लास में और उसका क्लास थोड़ा सा छूट गया था, मान लो कि सैटरडे को जो नहीं आया था, तो भी इसको यहाँ से लिखेगा। सैटरडे को ये कराया गया था, पेनिनसुलर प्लेटू या प्रायद्वीपीय पठार आपका टॉपिक था। तो थोड़ा सा 1 मिनट में ये सारी चीज़ें भारत बता देते हैं, उसके बाद से आगे कंटिन्यू करेंगे। भारत का प्रायद्वीपीय पठार अनियमित त्रिभुजाकार, क्योंकि ये आपको देखेंगे तो ये आपका प्रायद्वीपीय पठार है। ये त्रिभुजाकार आकृति वाला भूखंड है जिसका विस्तार उत्तर पश्चिम में अरावली पर्वत से लेकर दिल्ली, पूर्व में राजमहल पहाड़ी, फिर आगे जाएंगे तो गिर पहाड़ी, दक्षिण में इलायची या कार्डेमम पहाड़ी तक ये पूरी तरह से फैला हुआ है। इसकी औसत ऊंचाई 600 से 900 मीटर है। यह गोंडवाना लैंड के टूटने और उसके उत्तर पश्चिम दिशा में प्रवाह के कारण बना हुआ है। यह प्राचीनतम भूभाग पेंजिया का हिस्सा है। ये सारा चीज़ आपको क्लास में बताया गया था। फिर ये सारा कैसे क्या है ये हो गया था। प्रायद्वीपीय पठार को पठारों का पठार भी कहते हैं क्योंकि यह अनेक पठारों से मिलकर बना है, जैसे केंद्रीय उच्च भूमि, सेंट्रल हाईलैंड, पूर्वी पठार, ईस्टर्न प्लेटू, उत्तर पूर्वी पठार, नॉर्थ ईस्ट प्लेटू, दक्कन प्लेटू या दक्कन का पठार। तो कल क्लास में इसको हम बताए थे कि अनेक पठारों से ये मिलकर बना है, इसको पठारों का पठार भी कहा जाता है, ठीक है। तो ऊपर वाला ये सारा तो लिख लिए आप, इसको भी आपने लिख लिए हैं, ये भी हम क्लास में कल लिखवा दिए थे। गुजरात की प्रमुख पहाड़ियाँ उत्तर से दक्षिण तक, कच्छ पहाड़ी, मांडव, गिरनार पहाड़ी, मांडव पहाड़ी, गिर पहाड़ी और ये वर्धा पहाड़ी, तो ये भी कल हो गया था, ठीक है। नेक्स्ट, अब यहाँ से डिस्कशन आपको लेना था केंद्रीय उच्च भूमि या द सेंट्रल हाईलैंड। अब सेंट्रल हाईलैंड में क्या क्या आता है, कल के क्लास में भी ये डिस्कस हुआ था। अरावली माउंटेन,
मेवाड़ का पठार, मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, विंध्यन श्रेणी और सतपुरा श्रेणी। अब इसमें से 3 बातें आपको ऑलरेडी डिस्कस हो गई है। अरावली पर्वत श्रेणी अभिषेक सर के द्वारा इसको पढ़ा दिया गया है, सतपुरा पर्वत श्रेणी भी पढ़ा दिया गया है और विंध्यन पर्वत श्रेणी भी, माउंटेन सारा एक साथ करा दिया गया है। ठीक है, तो इसको हम स्किप करेंगे। बाकी मेवाड़ का पठार, मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, और भी है बघेलखंड का भी एक पठार है। ठीक है, बुंदेलखंड के बाद एक बघेलखंड का भी पठार है, तो इसको भी हम अभी देख लेंगे। ठीक है, तो ये 4 पठार के बारे में यहाँ पे हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये आपका आप ये लिख लिए हैं सारा चीज़, इसलिए इसको हम यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे अरावली माउंटेन के बारे में। आइए हम बात करते हैं हम मेवाड़ के पठार के बारे में। इसका विस्तार आपको देखेंगे तो मध्य प्रदेश और राजस्थान में है। ठीक है, पूर्वी राजस्थान का पठार भी इसको कहा जाता है। ठीक है, अरावली श्रेणी मतलब इसके नॉर्थ वेस्ट में अरावली श्रेणी है। भारत के मैप पे आप इस तरह से आप जाएंगे तो यहाँ पे ये मेवाड़ का पठार है, तो यहाँ पे अरावली माउंटेन है। आपको पता है गुजरात के रीजन में मिका, कपर, सिल्वर, आयरन और का खनन किया जाता है। यह अरावली से निकलने वाली बनास नदी का अपवाह क्षेत्र में आता है। बनास नदी चंबल की महत्वपूर्ण सहायक नदी है। ठीक है, तो यहाँ पे एक रिवर बनास रिवर को भी आप देख लेना है, जो चंबल क्षेत्र है यहाँ पे उसकी एक महत्वपूर्ण रिवर है। ठीक है, मिका और कपर और ये सिल्वर, आयरन और यहाँ से पाया जाता है। ठीक है, तो ये था आपका मेवाड़ का पठार। नेक्स्ट आगे मालवा का पठार। अब इसी से आप ईस्ट आप बढ़ते जाएंगे, ये भारत का मैप है, तो ये आपका अरावली माउंटेन हो गया, तो सबसे पहले मेवाड़ हो गया, अब यहाँ पे मालवा, फिर आगे बुंदेलखंड, फिर बघेलखंड, इस तरह से इसको बढ़ते जाना है। तो बड़े बड़े एग्जामिनेशन में सीक्वेंस सजाने के लिए दे देता है ईस्ट टू वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। ठीक है, मालवा का पठार इसका विस्तार मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में है। राजस्थान में इसे हड़ौती का पठार भी कहते हैं। इसके पूर्व में बुंदेलखंड एवं बघेलखंड है। पूर्व मतलब यहाँ से आप जाएंगे तो इधर ईस्ट है, तो अभी बताइए बुंदेलखंड और ये बघेलखंड का पठार है। पश्चिम में मेवाड़ का पठार, मतलब इधर जाएंगे तो ये आपका पश्चिम है, और पश्चिम में जाएंगे तो अरावली माउंटेन है, पश्चिम का पठार है। दक्षिण में विंध्यन पर्वत तथा उत्तर में ग्वालियर का पहाड़ी क्षेत्र है। दक्षिण मतलब ये आपको पता है, अब इससे नीचे जाएंगे तो दक्षिण। इस वाले मैप में आप आसानी से समझ सकते हैं। यहाँ पे ये इस वाले मैप में देखिए, ये आपका सब प्लेटू दिख रहा है, यहाँ पे सेंट्रल है, ये अरावली रीजन है यहाँ पे, और यहाँ पे ये विंध्यन माउंटेन है, यहाँ पे सतपुड़ा माउंटेन है। तो इसके उत्तर में तो विंध्यन है, दक्षिण में सतपुड़ा है, और यहीं पे ये आपका मेवाड़ का पठार, ये मालवा का पठार, ये बुंदेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार, ये चारों आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। ध्यान से देखिए, ये मैप आपको जाएगा टेलीग्राम पे, उसको आपको एक बार देख लेना है। ध्यान से देखिए, अरावली रीजन यहाँ पे दिख रहा है, अरावली रीजन यहाँ पे है, ये मेवाड़ का पठार है, ये मालवा का पठार है, ये बुंदेलखंड और ये बघेलखंड। ऊपर जाएंगे तो ये विंध्यन माउंटेन है और यहाँ पे सतपुड़ा है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा आप एक बार देख लेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आगे ठीक है, यहाँ विशाल चट्टान में अपक्षरण के कारण काली मृदा का विकास हुआ है, इसलिए मालवा पठारी क्षेत्र कपास की कृषि के लिए उपयोगी है। चंबल, नर्मदा, तापी यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं। ठीक है, तो स्पेशली इसके पास मतलब ये बेसाल्ट चट्टानों के अपक्षरण की वजह से यहाँ पे काली मृदा आपको पढ़ेंगे आगे हम, भारत में मृदा का प्रकार वहाँ पे भी आएगा, और काली मृदा स्पेशली कपास उत्पादन के लिए काफ़ी फेमस है। चंबल, नर्मदा, ताप्ती यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं। ठीक है, चंबल नदी घाटी में भारत का अवनलिका अपर्दन, गोली इरोजन, ये रिवर सिस्टम जब पढ़ेंगे वहाँ पे आएगा। सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र है, जिसे बीहड़ या उत्खात भूमि के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट, अब उसके पूर्व में जाएंगे तो आपको मिलेगा बुंदेलखंड का पठार। लोकेशन, एक तरफ इसका मालवा का पठार है, दूसरे साइड बघेलखंड का पठार है। लोकेशन मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में है। यहाँ ग्रेनाइट एवं नीच चट्टानी संरचना में अपक्षयन और अपर्दन के कारण यहाँ लाल मृदा का विकास हुआ है। तो ध्यान रखना है, इसके पहले जो पढ़े थे मालवा का पठार, वहाँ पे काली मृदा है, लेकिन यहाँ पे अपर्दन की वजह से यहाँ पे लाल मृदा का निर्माण हुआ है। बुंदेलखंड के पठार में यमुना की सहायक नदी के द्वारा बड़े महाखड्डों को बीहड़ भूमि प्रदेश कहते हैं। ठीक है, बुंदेलखंड क्षेत्र सूखा प्रभावित होने के कारण आर्थिक विकास की दृष्टि से काफ़ी पिछड़ा है। अब नेक्स्ट इसमें है आपका बघेलखंड का पठार।
ठीक है, सबसे लास्ट। तो इसका लोकेशन है मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ की सीमा पर। यहाँ की मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ में है ये, लेकिन थोड़ा सा इसका मध्य प्रदेश में भी पार्ट है। इसके साउथ ईस्ट में छोटा नागपुर का पठार है, वेस्ट में बुंदेलखंड का पठार है। यह सोन नदी एवं महानदी या सोन नदी का महानदी से अलग करता है। ठीक है, तो भारत के मैप पे यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे आपका बुंदेलखंड इसके ये दिख रहा है, ये आपका पूरा छोटा नागपुर का पठार है, जो अभी आगे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब इसको आप स्किप कर देंगे। विंध्यन श्रेणी या विंध्याचल पर्वत श्रेणी, ये डिस्कशन आपके क्लास में हो गया है, इसलिए हम यहाँ पे सतपुरा पर्वत श्रेणी, ये भी डिस्कशन हो गया है, इसलिए इसको हम कुछ नहीं यहाँ पे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट अब है पूर्वी पठार। ठीक है, जैसे प्रायद्वीपीय पठार के डिवीजन में आपने क्या पढ़ा था कि इसको पूरा 4 भागों में हमने बांटा है, जिसमें से सबसे पहला है केंद्रीय उच्च भूमि, सेंट्रल हाईलैंड। ठीक है, उसके बाद से दूसरा था आपका ईस्टर्न प्लेटू या फिर पूर्वी उच्च भूमि। उसके बाद से तीसरा हम पढ़ेंगे नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटू, नॉर्थ ईस्ट प्लेटू। और उसके बाद से 14 हम दक्कन ट्रैप के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी दूसरा इसमें सब डिस्कशन में आ गया है ईस्टर्न प्लेटू या पूर्वी पठार, ईस्टर्न प्लेटू या पूर्वी पठार। ठीक है, तो इसको आप दिमाग में रखेंगे, ईस्टर्न प्लेटू दूसरा पार्ट है इसका। ठीक है, ईस्टर्न प्लेटू के बारे में बात करें तो इसके अंतर्गत निम्नलिखित क्षेत्रों को शामिल किया जाता है, जैसे सेंट्रल हाईलैंड के अंतर्गत या केंद्रीय उच्च भूमि के अंतर्गत अरावली माउंट, अरावली का मेवाड़, मालवा, बुंदेलखंड, बुंदेलखंड, सतपुड़ा, ये सबको शामिल किया गया। तो उसी तरह पूर्वी पठार के अंतर्गत भी 3 स्ट्रक्चर को शामिल किया जाता है, छोटा नागपुर का पठार, छत्तीसगढ़ बेसिन या इसी को महानदी बेसिन, और एक है दंडकारण्य का पठार। इन तीनों को शामिल किया जाता है। आइए बात करते हैं हम अब छोटा नागपुर के पठार के बारे में। इसका मुख्य विस्तार झारखंड में है, तो छोटा नागपुर का ज़्यादातर हिस्सा कहाँ पे है, झारखंड में। ठीक है, इसके अलावा दक्षिणी बिहार, बिहार जो है आपका पता है, तो दक्षिणी बिहार, उत्तरी छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल का पुरुलिया जिला तथा उड़ीसा के उत्तरी क्षेत्र में भी छोटा नागपुर का विस्तार है। तो कुल मिलाकर देखें तो झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा, इन 5 राज्यों में छोटा नागपुर के जो पठार है उसका विस्तार है। इस प्रकार के उत्तरी पूर्वी राजस्थान पहाड़ी, उत्तर में हजारीबाग का पठार, मतलब इसके उत्तर पूर्व में है राजमहल की पहाड़ी, और उत्तर में है हजारीबाग का पठार तथा दक्षिण में रांची का पठार है। इन तीनों संरचनाओं को संयुक्त रूप से छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र में शामिल किया जाता है। तो इसी का पार्ट है राजमहल की पहाड़ी, जो उत्तर पूर्व में है। ठीक है, और उत्तर में जो हजारीबाग का पठार है उसको शामिल किया जाता है तथा दक्षिण में रांची का पठार है। ठीक है, इन तीनों संरचनाओं को संयुक्त रूप से छोटा नागपुर का पठार कहा जाता है। दामोदर नदी रांची के पठार को हजारीबाग के पठार से अलग करती है। यह छोटा नागपुर पठार की सबसे बड़ी नदी है। दामोदर नदी बेसिन कोयला के भंडार की दृष्टि से भारत का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है। हजारीबाग के पठार की चोटी पारसनाथ हिल है, छोटा नागपुर पठार की सर्वोच्च चोटी है। मतलब ये हजारीबाग पठार की सर्वोच्च चोटी है पारसनाथ पहाड़ी, और ये पारसनाथ पहाड़ी छोटा नागपुर के पठार की भी हाईएस्ट चोटी है। ठीक है, यह जैनियों का प्रसिद्ध तीर्थस्थल भी है। यहाँ पे विवाद भी थोड़ा हुआ था, वहाँ पे सरकार उसको जब पर्यटन क्षेत्र घोषित की थी पारसनाथ पहाड़ी को या पारसनाथ हिल्स को, तो वहाँ पे जैन समुदाय के लोगों ने प्रोटेस्ट भी किया था। करंट अफेयर्स का भी थोड़ा सा इशू था। रांची की पठार से निकलने वाली स्वर्णरेखा नदी छोटा नागपुर के पठार की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। रांची के समीप इसी नदी पर हुंडरू जलप्रपात है। तो ये वाटरफॉल, रिवर्स, ये सब तो आप नदी सिस्टम में भी पढ़ेंगे। ठीक है, छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र में ग्रेनाइट चट्टान से निर्मित उच्च स्थलाकृतियों को पाट भूमि या पाटलैंड कहा जाता है। ठीक है, नोट, यहाँ खनिजों के विशाल भंडार पाए जाने के कारण इसको भारत का रूर प्रदेश भी कहा जाता है। किसको, छोटा नागपुर का पठारी को। अब इसको रूर प्रदेश क्यों कहा जाता है, तो जर्मनी का एक रूर क्षेत्र है जो खनिज संसाधनों की दृष्टि से काफ़ी प्रसिद्ध है। ठीक है, RUHR इसको लिखते हैं, तो उसी का ये मतलब संज्ञा दिया जाता है। तो चूंकि यहाँ पे भी खनिज संसाधन काफ़ी बड़े मात्रा पे पाए जाते हैं, इसलिए यहाँ ये भारत का रूर है। तो छोटा नागपुर पठार को भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है। ठीक है, तो ये हो गया पूर्वी पठार का फर्स्ट पार्ट, छोटा नागपुर पठार। अब इसका सेकंड पार्ट है छत्तीसगढ़ बेसिन या महानदी बेसिन। आइए डिस्कस करते हैं। छत्तीसगढ़ बेसिन का विस्तार छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा राज्यों में है, जिसका निर्माण अवतलन या धसाव की प्रक्रिया द्वारा हुआ है। छत्तीसगढ़ बेसिन छोटा नागपुर के रांची के पठार को दंडकारण्य के पठार से अलग करती है। मतलब भारत के मैप पे पुनः एक बार जाएं तो ये छोटा नागपुर का पठार है, नीचे दंडकारण्य का पठार है, और यहीं पे छत्तीसगढ़ बेसिन या ये महानदी है जो दोनों को पृथक करती है। ठीक है, तो इसका विस्तार है। नेक्स्ट आइए बात करते हैं। यह
यहाँ पर महानदी तथा उसकी सहायक नदियों शिवनाथ, हस्तो, मांद, ईव आदि का प्रवाह होता है। छत्तीसगढ़ बेसिन में गोंडवाना क्रम की संरचना पाई जाती है, जिसके कारण यहाँ कोयले की भंडार व प्रमुख उपलब्धता है। नेक्स्ट इसका तीसरा पार्ट है दंडकारण्य का पठार। इसका विस्तार उड़ीसा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना तक है, अतः यह भारत की मध्यवर्ती भाग में स्थित है। दंडकारण्य का पठार यह अत्यंत ही उबड़ खाबड़ एवं अनउपजाऊ क्षेत्र है, लेकिन खनिज संसाधनों के भंडारण की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। गोदावरी की सहायक नदी इंद्रावती का उद्गम इसी क्षेत्र से होता है। ठीक है, तो ये था थोड़ा सवाल दंडकारण्य पठार के बारे में। नेक्स्ट उत्तर पूर्वी नॉर्थ ईस्ट प्लेटू में कौन शामिल होता है? नॉर्थ ईस्ट प्लेटू में आता है मेघालय का पठार। तो जो मेघालय का पठार है उसी को नॉर्थ ईस्ट प्लेटू के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो आइए थोड़ा सा इसके बारे में बात कर लेते हैं। मेघालय के पठार उत्पत्ति एवं संरचना की दृष्टि से मेघालय का पठार प्रायद्वीपीय पठार यानी छोटा नागपुर पठार का ही पूर्वी विस्तार है, जो राजमहल गारो गैप अथवा मालदा गैप द्वारा अलग होता है। ठीक है, तो आप वो जो हिमालय पढ़ते हैं, हिमालय यहाँ पे हिमालय माउंटेन है, यहाँ पे आपका जो मेघालय है, मेघालय का पठार, ये हिमालय का पार्ट नहीं है, ये आपका प्रायद्वीपीय पठार जो है प्रायद्वीपीय भारत उसका भाग है। यहाँ पे एक गैप है, गैप मतलब यहाँ पे जमीन धसाव के कारण मालदा वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट है, तो मालदा गैप उसको बोला जाता है। ठीक है, राजमहल गारो गैप भी इसको जाना जाता है, उससे ये पृथक होता है, लेकिन है ये प्रायद्वीपीय भारत का या प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। इस बात को दिमाग में रखिएगा, हिमालय का हिस्सा नहीं है। इस पठार में पश्चिम से पूर्व की ओर क्रमशः गारो, खासी एवं जयंतिया आदि की पहाड़ियाँ अवस्थित है, जो प्राचीन चट्टानों से बनी है। तो यहाँ पे गारो, खासी, यहाँ पे गारो, खासी, जयंतिया, ये तीनों पहाड़ी मेघालय में यहाँ पे अवस्थित है। गारो, खासी, जयंतिया इस पठार में निवास करने वाली प्रमुख जनजातियों के नाम है। ठीक है, खासी पर्वतीय क्षेत्र में कीप रूपी संरचना स्वरूप में स्थित होने के कारण यहाँ के औसत से अधिक वर्षा होती है। यही कारण है कि यहाँ पे खासी पहाड़ी दक्षिण में मानसीराम या चेरापुंजी विश्व के सर्वाधिक वर्षा के क्षेत्रों में गिने जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप जाएंगे, यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे गारो, खासी, जयंतिया, तो यहाँ से जब साउथ वेस्ट मानसून की बंगाल की खाड़ी वाली शाखा इधर से जाती है, तो ये तीनों माउंटेन में इस तरह से हवाई ये फंस जाती है, और फंसने के बाद से यहाँ पे बड़े पैमाने पर यहाँ पे बारिश होता है। इसलिए यहाँ पे क्षेत्र है जो मानसीराम और चेरापुंजी विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में यहाँ पे रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, यहाँ धारवाड़ संरचना के निर्मित शिलोंग रेंज सबसे ऊंची पर्वतीय क्षेत्र है, इसलिए इसे शिलोंग का पठार भी कहा के नाम से भी जाना जाता है। इस क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी नोक्रेक मेघालय में अवस्थित है। औसत से अधिक वर्षा होने के कारण यहाँ पे लेटराइट मिट्टी तथा सदाबहार वनों का विकास पाया जाता है। सदाबहार वन, ये फॉरेस्ट जब पढ़ेंगे ना, भारतीय फॉरेस्ट, वहाँ पे समझेंगे सदाबहार वन किसे कहते हैं। ठीक है, लेटराइट मिट्टी ये आप समझेंगे आप जब मृदा वाला चैप्टर पढ़ेंगे। आइए समझते हैं थोड़ा सा मालदा गैप क्या है। इसकी उत्पत्ति प्रायद्वीपीय भारत के संचालन के दौरान धसाव की प्रक्रिया, मतलब आपको पता है कि गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड तो भारत का जो ये दक्षिणी भारत हिस्सा था, ये गोंडवाना लैंड का ही पार्ट था। तो यहाँ से जब ये आगे बढ़ रहा था और जाके हिमालय से टकराया, तो उसी समय धसाव के कारण यहाँ पे बीच में एक गैप बना, यहाँ पे इस तरह से भारत के मैप पे, इसी को मालदा गैप या राजमहल गारो गैप के नाम से जाना जाता है। इसके द्वारा छोटा नागपुर तथा राजमहल पर्वत मेघालय के गारो पर्वत से अलग हो गया, इसलिए इसे राजमहल गारो गैप के नाम से भी जाना जाता है, जबकि पश्चिम बंगाल में इसे मालदा गैप के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इसको दिमाग में रखेंगे। गंगा, ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा लाए गए अवसादों का मालदा राजमहल गैप के निक्षेप से डेल्टाई मैदान का निर्माण हुआ है। इस डेल्टाई मैदान में पीट मृदा की उपलब्धता के कारण मैंग्रोव वनस्पति का विकास हुआ है। इस क्षेत्र में पाए जाने वाला सुंदर वन भारत का सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र है। ठीक है, नेक्स्ट और इसका लास्ट पार्ट है अब दक्कन का पठार। तो प्रायद्वीपीय पठार को 4 भागों में हमने जो बांटा था, 4 भागों में दोबारा हम एक बार रिकॉल कराते हैं इसको। एक था केंद्रीय उच्च भूमि। केंद्रीय उच्च भूमि में 7 चीज़ें आपको पढ़नी थी। अरावली माउंटेन के बारे में, उसके बाद से आपको मेवाड़ का पठार, मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार। उसके नीचे जाएंगे तो आपको पढ़ना था विंध्याचल पर्वत श्रेणी और उसके जस्ट नीचे सतपुड़ा। तो ये सभी के सभी स्ट्रक्चर आपको पढ़ने थे केंद्रीय उच्च भूमि में। उसके बाद से दूसरा पढ़े हम पूर्वी पठार। पूर्वी पठार में 3 चीज़ें पढ़े थे। एक थे दक्कन का पठार, दूसरा पढ़े थे छत्तीसगढ़ बेसिन या महानदी बेसिन, और एक पढ़े थे दंडकारण्य का पठार। एक फिर
प्रायद्वीपीय पठार का तीसरा पार्ट हम पढ़े उत्तर पूर्वी का पठार या मेघालय का पठार, गारो खासी जयंती। अब इसका चौथा पार्ट है दक्कन प्लेटू या दक्कन का पठार। इस पठार का विस्तार ताप्ती नदी के दक्षिण में त्रिभुजाकार रूप में है। इसके अंतर्गत निम्नलिखित क्षेत्रों को शामिल किया जाता है। अब मैप यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपका ये सतपुड़ा माउंटेन है और यहीं पे ये ताप्ती नदी है और इसके नीचे वाला ये वाला भाग है, इसी को हम प्रायद्वीपीय पठार के नाम से जानते हैं। ठीक है, और सॉरी दक्कन के पठार के नाम से जानते हैं। अब दक्कन पठार के भी 3 पार्ट है, एक है दक्कन ट्रैप, दूसरा है कर्नाटक का पठार और तीसरा है आंध्र पठार। तो प्रायद्वीपीय भारत का पठार अलग है, उसी का एक पार्ट है दक्कन का पठार और दक्कन पठार का ही एक पार्ट है आपका दक्कन ट्रैप। तो इसको आप एक साथ नहीं कंपेयर करिएगा कि दक्कन ट्रैप अलग है, दक्कन का पठार अलग है, प्रायद्वीपीय पठार अलग है। अब आइए बारी बारी से इन तीनों को डिस्कस करते हैं। दक्कन ट्रैप क्या होता है, फिर कर्नाटक का पठार और आंध्र का पठार के बारे में हम बात करेंगे। दक्कन ट्रैप फॉर्मेशन वोल्केनो इरोजन है, ठीक है, क्योंकि अफ्रीकन दक्कन ट्रैप का निर्माण कैसे हुआ है इसके बारे में बात कर रहे हैं। ये आपका ये अफ्रीका है, आपको पता है अफ्रीका है और यहीं पे भारत यहाँ पे लगा हुआ था। ये भारत जब ये इधर फ्लो हो रहा था तो यहीं पे एक वोल्केनो इरोजन चल रहा था, ज्वालामुखी, उसके ऊपर से ये मतलब गुजरा और ज्वालामुखी का कुछ अवसाद आकर यहाँ पे ये जमा हो गया, जिसको दक्कन ट्रैप के नाम से जाना जाता है। महाराष्ट्र में बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित संरचना होने के कारण यहाँ पे काली, तो जहाँ पे भी बेसाल्ट चट्टान मिलेगा तो वहाँ पे काली मृदा का निर्माण होगा, का विकास हुआ है। इसलिए क्षेत्र कपास उत्पादन के लिए, स्पेशली काली मृदा कपास उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है। इसका विस्तार गुजरात, महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में है। इसी पठारी क्षेत्र में गोदावरी नदी अपवाहित होती है। सतमाला, अजंता, बालाघाट, हरिश्चंद्र इत्यादि पहाड़ियों का विस्तार भी इसी क्षेत्र में है। सारा चीज़ ये तो पढ़ ही चुके हैं आप, कौन कौन सी पहाड़ी किधर है। कर्नाटक का पठार, कर्नाटक के पठारी क्षेत्र में पश्चिमी घाट के संलग्न एवं पठारी क्षेत्र को मलनाड के नाम से जानते हैं। बाबू बुदान यहाँ की सबसे ऊंची पर्वतीय क्षेत्र है तथा मुल्लायनगिरी या मुल्लनगिरी यहाँ की सर्वोच्च चोटी है। ठीक है, हालांकि यहाँ की सर्वोच्च चोटी कुद्रेमुख भी दिया हुआ है, लेकिन दोनों को ध्यान में रखेंगे। कर्नाटक में धारवाड़ संरचना का विकास होने के कारण पठारी क्षेत्र में धात्विक खनिज संसाधनों की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यहाँ की लौह अयस्क का सर्वाधिक भंडार है, जिसके लिए बाबू बुदान पर्वतीय क्षेत्र अधिक महत्वपूर्ण है। कृष्णा, कावेरी, तुंगभद्रा, शरावती, भीमा यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं। शरावती नदी पर भारत का सबसे महत्वपूर्ण जलप्रपात है, जिसे जोग या गोरसोप्पा जलप्रपात भी कहते हैं। इसे महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहा जाता है। कुचिकल जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, 455 मीटर का, जो शिमोगा जिले में है, कर्नाटक में बराह नदी पर यह पाया जाता है। ठीक है, तो ये पूरा आपका हो गया। और इसमें एक है आपका आंध्रा का पठार छूट रहा है, तो आंध्रा का पठार हम यहाँ पे थोड़ा सा आपको बता देते हैं। ये एक आंध्रा का पठार इसमें नहीं है, तो आप यहाँ से इसको लिख लेंगे आंध्रा का पठार। ठीक है, तो इसको हम बोल दे रहे हैं, आप इसको लिख लीजिए आंध्रा का पठार। तो आंध्रा का पठार के अंतर्गत रायलसीमा का पठार तथा तेलंगाना के पठार को शामिल किया जाता है। तो यहाँ पे रायलसीमा का पठार तथा तेलंगाना के पठार को इसमें शामिल किया जाता है। तेलंगाना के पठार को शामिल किया जाता है। तो एक लाइन तो ये लिखे, आंध्रा के पठार के अंतर्गत रायलसीमा का पठार एवं तेलंगाना के पठार को शामिल किया जाता है। एक सेकंड पॉइंट इसमें लिख लीजिए, कृष्णा और गोदावरी नदी बेसिन के मध्य में, कृष्णा और गोदावरी नदी के मध्य में, कृष्णा एवं गोदावरी नदी के मध्य में कोलेरू झील अवस्थित है, जो एशिया के सबसे कोलेरू झील अवस्थित है, जो एशिया के सबसे बड़ी दलदली भूमि है, एशिया की सबसे बड़ी दलदली भूमि है। तो आंध्रा के पठार में इसको थोड़ा बहुत लिख लेंगे। ये सारा स्ट्रक्चर यहाँ पे आप आएंगे तो ये आपको सारा मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये सारा आपको देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, कहाँ पे, ये आपका हो गया ये वाला पूरा रीजन, ये हो गया आपका सेंट्रल हाईलैंड का पूरा रीजन हो गया। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पे जाएंगे तो ये आपका हो जाएगा छोटा नागपुर का पठार, छत्तीसगढ़ बेसिन, और ये दंडकारण्य का पठार, ये हो जाएगा पूर्वी पठारी क्षेत्र, ये हो जाएगा उत्तर पूर्वी पठारी क्षेत्र, और बाकी ये जो बच गया ये आपका हो जाएगा पूरी तरह से क्या बोलते हैं इसको, दक्षिणी
या दक्कन का पठारी क्षेत्र, दक्कन के पठारी क्षेत्र में यहाँ पे ये दक्कन ट्रैप है, ये कर्नाटका प्लेटू है, यहाँ पे आंध्रा या तेलंगाना प्लेटू है। ठीक है, तो ये सारा है और इसको ये PDF अभी टेलीग्राम पे जाएगा, इसको लिख लेना है कल सुबह तक। आगे जो टॉपिक अब डिस्कस होगा इसमें भारत का जो ये वाला टॉपिक, भारत का नदी सिस्टम या ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया, ये भारत का अपवाहतंत्र, ये डिस्कस होगा। ठीक है, तो इसको अच्छा से देखिए, समझिए और इसको लिखिए। इसको एक बार ओवरव्यू कल अभिषेक सर या हम रहेंगे तो क्लास में दिया जाएगा। फिलहाल सारा नोट्स आप कंप्लीट कर लीजिए। ओके, धन्यवाद।